तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह रोबोट हिगान को लेकर उस जगह पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके वहां से भाग जाती है। अब उनके वहां से चले जाने के बाद बाकी के तीनों रोबोट रीपर के पास आते हैं और अब उनमें से एक रोबोट बोलती है आखिर उसने हिगान की मदद क्यों की। तभी वह छोटा निंजा बोलता है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमें यहाँ पर उन दोनों को ही मारना है, तो जल्दी से हंट को शुरू किया जाए। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह आउजा कंपनी के लिए काम करने वाले सभी एजेंट्स के पास एक मैसेज जाता है और उस मैसेज में उन सभी एजेंट्स को हिगान और एमा की फोटो को दिखाते हुए उनसे कहा जाता है कि यह दोनों हमारे सिटी के अंदर घूम रहे हैं और यह दोनों टेररिस्ट है, तो जल्दी से इनके बारे में पता करके हमें इन्फॉर्म करो। जो सुनते ही सभी एजेंट्स अपने काम में लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिगान एक हीलिंग कैप्सूल के अंदर होता है। तभी उसकी आंख खुलती है, जो देखते ही उसके सामने खड़ी वह रोबोट बोलती है अभी तुम्हें इसी कैप्सूल के अंदर रहना है क्योंकि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, पर इस कैप्सूल के अंदर जल्दी ही तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। अब हिगान उस रोबोट की ओर देखता है, तभी वह रोबोट बोलती है तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। यह बोलते हुए वह रोबोट अपने चेहरे के ऊपर का मास्क हटाती है और अब हिगान देखता है कि उस रोबोट के अंदर कोई और नहीं बल्कि एमा होती है और अब वह हिगान को बताती है कि वह भी आउजा कंपनी के लिए काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन की एक निंजा है और यामाजी ने उसे हिगान के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था जिससे वह उस हिडन टेक्निक के बारे में पता कर सके जिसका यूज करते हुए हिगान दोबारा से जिंदा हुआ और अपने इसी इन्वेस्टिगेशन में कामयाब होने के लिए उसने माइक का असिस्टेंट बनकर हिगान के साथ दोस्ती की। यह सुनते ही हिगान बोलता है तो क्या माइक को भी इस बारे में पता है। एमा बोलती है नहीं, माइक को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर यह कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है और अब वह अपनी आवाज को बदल लेती है। यह देखते ही हिगान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब एमा उसके साथ उसी पर्सन की तरह बात कर रही होती है जिस पर्सन ने हिगान को आउजा सिटी के अंदर आने का रास्ता बताया था। एमा बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उस वक्त मैंने ही तुम्हारी मदद की थी और मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए की थी क्योंकि तुम यामाजी से अपना बदला लेना चाहते थे पर तुम इसमें फेल हो गए। हिगान बोलता है तुम ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर मेरे पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता करने के लिए आई थी, पर अब तुम ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे रही हो। एमा बोलती है उसके पास कुछ अपने गोल्स है और अगर यहाँ पर हिगान मारा गया तो उसका गोल कभी भी पूरा नहीं होगा, इसीलिए वह हिगान को बचाना चाहती है। और अब वो हिगान को बताती है कि हिगान अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगर एक और बार उसने उन सभी निंजास के साथ फाइट करने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा क्योंकि उन सभी निंजा के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इस वजह से हिगान उनसे कभी भी फाइट में नहीं जीत पाएगा, पर उसके पास हिगान के लिए एक गिफ्ट है जिसका यूज करते हुए वह हर एक निंजा को मार सकता है। यह बोलते हुए वह अपने पास मौजूद एक बॉक्स के अंदर से एक रोबोट के सर को बाहर निकालती है। दूसरी ओर हमें यामाजी को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जब एमा हिगान को अपने साथ लेकर भागी तो वह अपने साथ चुराकर एक बक्सा भी यहाँ से लेकर चली गई जिस बक्से के अंदर एक सूट मौजूद था, एक ऐसा सूट जो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। दूसरी ओर आउजा के एजेंट हर जगह हिगान और एमा को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें कहीं भी वह दोनों नहीं मिल रहे होते हैं। वहीं पर एमा हिगान को उस रोबोट हेड के बारे में बताते हुए बोल रही होती है कि यह एक गियर सूट है, सबसे ज्यादा एडवांस गियर सूट, और इस सूट के अंदर पिछले 600 सालों के सभी पावरफुल निंजास के डाटा मौजूद है और इन डाटा के साथ आउजा की टेक्नोलॉजी को मर्ज करके यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, एक ऐसा वेपन जो अकेले पूरे के पूरे सिटी को तबाह कर सकता है। मैं भी इन सूट्स गियर के डेवलपर्स में से एक हूँ और अभी तुम अपने आंखों के सामने जिस गियर को देख रहे हो यह अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल गियर्स में से एक है जो यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद यह होगी तुम्हारी नई बॉडी और अपनी इस बॉडी का यूज करते हुए तुम काफी आसानी से आउजा सिटी के अंदर मौजूद सभी निंजास को मार पाओगे। हिगान बोलता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तब क्या होगा जब इस गियर के पूरी तरीके से बनने से पहले ही आउजा कंपनी के लोग हमें ढूंढ लेंगे। यह सुनते ही एमा एक स्माइल करती है। दूसरी ओर आउजा कंपनी के सभी एजेंट उन दोनों को आउजा सिटी में चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं पर वह दोनों उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। तभी अचानक से उसे होश आता है जिसे देखते ही जेसन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है माइक, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे पर यहाँ पर अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। मैंने तुम पर यकीन किया पर तुम यहाँ पर आराम से सो रहे हो।
माइक बोलता है आखिर मैं कितने दिनों से यहाँ पर सोया हुआ हूँ। यह सुनते ही जेसन गुस्सा होते हुए बोलता है तुम सोए हुए थे, तुम पिछले 10 दिनों से कोमा में थे और पिछले 10 दिनों से मैं अकेला यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। यह सुनते ही माइक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अब वह उठकर वहां पर बैठता है। अब माइक अपनी चोटों को देखते हुए बोलता है तो क्या तुमने यहाँ पर मेरा इलाज किया है? जेसन बोलता है नहीं, मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने तुम्हारा इलाज किया और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक सेफ जगह पर है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हमें कोई भी नहीं ढूंढेगा। यह घर एक अमीर आदमी का है और वह अमीर आदमी किसी दूसरे कंट्री में रहता है, तो हम लोग जब तक चाहे तब तक इस घर के अंदर छिपकर रह सकते हैं। तो अब हमें बताओ हमें यहाँ पर आगे क्या करना है? माइक बोलता है हमें औजा कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीजों को प्रूफ करना है, जिसके बाद औजा कंपनी का खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर एमा हिगान के लिए उस रोबोट को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर देती है, पर उस रोबोट को स्टार्ट करने के लिए उसे एक हार्ट रिएक्टर की जरूरत होती है और उस जगह पर जाकर वहां से हार्ट रिएक्टर लेकर आना किसी के लिए भी नामुमकिन काम है। अब इस सूट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए उनके पास बस एक ही रास्ता है। दूसरी ओर हिगान अभी भी उस हीलिंग कैप्सूल के अंदर होता है और उसे अपने सभी पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। वहीं पर औजा सिटी के सभी लोग हर जगह औजा सिटी में तलाशी ले रहे होते हैं, पर उन्हें एमा और हिगान कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। अब यामाजी देखता है कि औजा सिटी में बस 2 या 3 जगह ही सर्च करना बाकी बचा होता है और उनमें से एक जगह से आ रही काफी ज्यादा एनर्जी को वह लोग नोटिस कर पा रहे होते हैं, जो देखकर डी बोलता है मुझे पूरा यकीन है एमा हिगान के साथ उसी जगह पर छिपी हुई होगी, तो मैं खुद जाकर उस जगह को चेक करूंगा। दूसरी ओर एमा उस गेयर सूट को बनाकर तैयार कर देती है और अब वह उस गेयर सूट का नाम कामुई रखती है और अब एमा हिगान से बोलती है कि उनके पास यहाँ पर पावर रिएक्टर नहीं है, जिस वजह से हिगान इस सूट के अंदर जाकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए अब वह इस सूट को हिगान के ब्रेन के साथ कनेक्ट करने के लिए जा रही है, जिसके बाद हिगान जैसा सोचेगा वह इस सूट को उसी तरीके से यूज कर पाएगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह गेयर सूट हिगान की सेकंड बॉडी बन जाएगी, पर जब एमा हिगान के ब्रेन को इस सूट के साथ कनेक्ट करेगी तब हिगान की रियल बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी और एक डीप स्लीप के अंदर चली जाएगी। और अगर इसके बाद हिगान की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तब भी उसे कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर हिगान की दोनों बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो वह मारा जाएगा। अब एमा हिगान से दूर हो जाती है और अब वह उसे बताती है कि यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा है कि हिगान ने अपने सीक्रेट आर्ट का यूज करते हुए खुद को दोबारा से रिवाइव किया, पर सच्चाई यह नहीं है। जिस दिन हिगान और उसकी फैमिली पर अटैक हुआ था उस दिन वह भी वहीं पर मौजूद थी और उसी ने अपने सीक्रेट आर्ट का यूज करते हुए हिगान की बॉडी को फ्रीज कर दिया था, जिससे उसके सभी सेल्स मूव करना बंद कर चुके थे। इसी वजह से सभी लोगों को लगा कि हिगान मर गया है, पर हिगान मरा नहीं था और जैसे ही एमा के अटैक का असर खत्म हुआ हिगान दोबारा से जिंदा हो गया। अब यह सुनते ही हिगान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह एमा का गला पकड़ते हुए बोलता है तो वह तुम थी, तुमने ही उस दिन मेरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया था। अगर उस दिन तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं अपनी फैमिली को बचा पाता। तभी एमा अपने डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए हिगान को अनकॉन्शियस कर देती है और अब अचानक से उसके द्वारा सेट किया गया अलार्म बजने लगता है, जो सुनते ही वह अपने सीसीटीवी कैमरा में देखती है तो उसे पता चलता है कि डी कुछ सोल्जर्स के साथ उसकी ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अब डी एक गेट के पास पहुंचते हुए अपने पास मौजूद लेजर का यूज करते हुए उस गेट को काटने लगता है। पर जैसे ही वह गेट को काटकर अंदर पहुंचता है वह देखता है कि उस जगह पर एमा नहीं होती है, बल्कि एमा ने उस जगह पर एक टाइम बॉम्ब सेट कर रखा होता है, जिससे जैसे ही कोई पर्सन गेट को तोड़कर अंदर घुसेगा वह बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा और अब जैसे ही डी अंदर जाता है वह बॉम्ब काफी तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर एमा खुश होती है और बोलती है कि अब उन लोगों को मुझ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा भी। अचानक से वह छोटा निंजा उसके छत के ऊपर आते हुए उसके छत को तोड़ देता है और बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह सुनते ही एमा हैरान होते हुए बोलती है आखिर तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में पता कैसे चला? यह सुनते ही वह छोटा निंजा हंसते हुए बोलता है मैं और मेरे सभी साथी लगातार औजा सिटी को सर्च कर रहे हैं, पर तुम हमें कहीं भी नहीं मिले। इससे मैं यह समझ गया कि तुम हिगान के साथ लगातार ट्रैवल कर रही हो और इसी वजह से हम तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और फिर मैंने नोटिस किया कि जिस रात से तुम दोनों गायब हुए उसी रात से एक ट्रक बिना रुके लगातार चल रहा है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तुमने छिपने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ट्रक को चुना जिससे तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा, क्योंकि यह एडवर्टाइजमेंट ट्रक दिन रात चलते ही रहते हैं।
तुम्हारा प्लान सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पर तुम मुझसे ज्यादा समझदार नहीं, इसीलिए यहाँ पर पकड़ी गई। तभी एमा देखती है कि हिगान का माइंड अब तक उस गियर सूट के साथ बस 10% ही कनेक्ट हुआ होता है, जो देखते ही वह सोचने लगती है मुझे यहाँ पर थोड़ा और टाइम निकालना होगा। तभी वह छोटा निंजा काफी तेजी से एमा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसी वक्त एमा ट्रक को काफी तेजी से मोड़ती है, जिससे ट्रक पलट जाता है और अब वह निंजा ट्रक के ऊपर से उतरकर दूर चला जाता है। तभी एमा गियर सूट के साथ उस ट्रक के अंदर से बाहर निकलती है, जो देखते ही वह छोटा निंजा खुश होते हुए बोलता है मेरा यह सपना था कि मैं अपने फुल्ली गियर सूट के साथ किसी दूसरे गियर सूट वाले पर्सन से फाइट करूं, और फाइनली आज मेरा यह सपना पूरा होने वाला है। यह बोलते हुए वह रोड के अंदर से एक चार्जर निकालते हुए अपने गियर सूट को फुल्ली चार्ज करता है। दूसरी ओर माइक एमा को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एमा उसका फोन नहीं उठा रही होती है। यह सब देखकर जेसन गुस्से में बोल रहा होता है आखिर अब तुम आगे करने क्या वाले हो? हमारे पास यहाँ पर कोई भी पावरफुल कंप्यूटर नहीं है जिसका यूज करते हुए हम आउजा के पास मौजूद डाटा इंटरनेट पर लीक कर सके। माइक बोलता है मुझे इंटरनेट और कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर अगर एमा हमारे साथ होती तो वह हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकती थी। अभी माइक को याद आता है कि एमा ने अपनी कार के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर का सेटअप कर रखा होता है। दूसरी ओर एमा और वह छोटा निंजा आउजा सिटी के अंदर फाइट कर रहे होते हैं, वहीं पर वह छोटा निंजा एमा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी एमा अपने पास से हैकिंग सिस्टम को बाहर निकालते हुए आसपास मौजूद चीजों को हैक करने लगती है, और अब वह दो ट्रक्स को काफी तेजी से कंट्रोल करते हुए उनसे छोटे निंजा पर अटैक करती है, पर वह छोटा निंजा उन ट्रक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी एमा ड्रोन्स को हैक कर लेती है, और अब ड्रोन्स कई सारे मिसाइल्स के साथ उस निंजा पर अटैक करते हैं, पर उस निंजा को मिसाइल अटैक से भी कुछ भी नहीं होता है, और अब वह काफी आसानी से उन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा से एमा के ऊपर अटैक करने लगता है। अब वह निंजा लगातार एमा के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर अचानक से एमा उसके सामने से गायब हो जाती है, और अब वह देखता है कि उसके पीछे कई सारे एमा के क्लोन्स खड़े होते हैं। अब वह सभी क्लोन्स उस निंजा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वह निंजा काफी आसानी से एक एक करके एमा के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि उसके गियर सूट के अंदर बस 20 सेकंड का ही बैटरी लाइफ बचा होता है। यह देखते ही वह एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए अपने चारों ओर मौजूद क्लोन्स को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब एमा और उस निंजा दोनों के ही सूट की बैटरी एक साथ खत्म होने लगती है, जो देखते ही दोनों ही एक एक चार्जर की ओर एक दूसरे को चार्ज करने के लिए भागते हैं। पर तभी वह छोटा निंजा काफी तेजी से एमा के चार्जर पर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह अपने गियर सूट को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है। पर अब एमा का सूट काम करना बंद कर चुका होता है। इसका फायदा उठाते हुए वह छोटा निंजा काफी बुरी तरीके से एमा को वहां पर मारने लगता है। अब हमें ट्रक के अंदर हिगान को दिखाया जाता है, जिसे अचानक से एमा की आवाज सुनाई देती है, और अब वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह एक अलग सी जगह पर होता है, और अब एमा उसे बताती है कि यह मेरी एक रिकॉर्डिंग वॉइस है जो सीधा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई दे रही है, और अगर तुम्हें यह रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है इसका यह मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ। तो बेहोश होने से पहले तुम मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। सच्चाई तो यह है कि काफी टाइम पहले मारी ने एक बार मेरी जान बचाई थी, और तभी से मैं और मारी काफी अच्छे दोस्त थे, और हम हमेशा एक दूसरे से मिला करते थे। पर जिस दिन मुझे पता चला कि मारी को मारने के लिए कुछ निंजास को भेजा गया है, उस दिन मैं मारी को बचाने के लिए तुम्हारे घर पहुंची थी, पर मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही मारी और रैन मारे जा चुके थे, और अगर उस दिन मैं तुम्हें वहां पर बेहोश नहीं करती तो उन निंजास के पास ऐसे गियर मौजूद थे जिनका यूज करते हुए वह तुम्हें भी मार सकते थे। मैं रैन और मारी को तो नहीं बचा पाई, पर मैं तुम्हें बचाना चाहती थी और तुम्हारे रिवेंज में तुम्हारी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह सब कुछ किया। अब यह सब सुनकर हिगान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी ओर वह छोटा निंजा स्कल को क्रश करते हुए उसे जला देता है, और तभी हिगान के कामुई निंजा सूट की 100% लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, और अब हिगान अपने गियर सूट के साथ उस ट्रक से बाहर निकलता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।